हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। तो हम लोग जैसा कि बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का 9वां सेशन है। इसके पहले हम लोग 2024 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हम लोग का जो होगा वो 2023 का होगा। तो हम लोग चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बात हो रहा है यहाँ पर पौधा में शाकनाशी प्रतिरोधक जीन किसमें पाया जाता है। शाकनाशी प्रतिरोधक जीन के बारे में बात किया जा रहा है। हम लोग पता है पौधों में कुछ कुछ ऐसा जीन पाया जाता है जो कि किसी के प्रति अभिक्रिया करके उसको नष्ट करता है। ठीक, तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें दिया हुआ है। सबसे पहले बात किया जा रहा है किसका, बीटी। बीटी को बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस कहते हैं, जिसका काम क्या होता है। तो अगर इसका हम लोग काम का बात करेंगे, बेसिकली इसका काम होता है ये जीवाणु को, इसको हम लोग कीटनाशक प्रतिरोध कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कीटनाशक। कीटनाशक, तो अगर कीटनाशक पूछा रहता, कीटनाशक ये प्रतिरोध का काम करता है। मतलब इस अगर ये ऐसा एक प्रकार का जीवाणु है जो क्या काम करता है, कीटनाशक प्रतिरोध का काम करता है। मतलब कोई भी कीट मकोड़ा अगर पौधे में बैठता है तो उसको ये क्या कर देता है, खुद ब खुद खत्म कर देता है। ठीक है। अगर सीटी का बात करते हैं, सीटी एक प्रकार के क्या है, तो सीटी एक प्रकार के प्रोटीन होता है जो पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। तो ये वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। लिख देते हैं, पौधों के वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करता है। विकास को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। अगर हम एमआई का बात करें तो एमआई जो होता है ये एक प्रकार के, ये भी क्या है, प्रोटीन है। पौधों में भारी धातु का प्रतिरोधी जीन होता है। जो भारी धातु होता है उसके प्रति ये प्रतिरोधी का काम करता है, उसको रोकने का काम करता है। तो ये भारी धातु लिख सकते हैं, भारी धातु किसको कहते हैं, जिसका परमाणु संख्या अधिक होता है। ठीक है, भारी धातु प्रतिरोध का काम करता है, इसको ये रोकने का काम करता है। इसका मतलब यही है। अब जीएसटी जो होता है यही क्या काम करता है, शाकनाशी प्रतिरोधक जीन होता है। यही जो होता है ये शाकनाशी प्रतिरोधक जीन होता है पौधों में। इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या होता है, शाकनाशी। शाकनाशी मतलब क्या होता है, घास वगैरह जो हम लोग देखने को मिलता है उसको ये खत्म कर देता है। शाकनाशी प्रतिरोधक इसमें जीन पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है, सुनहरा धान ऐसा चावल होता है। देखो धान का अलग अलग किस्म होता है, बताया गया था। तो उसी में से क्या होता है, एक सुनहरा धान होता है जो कि इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है। जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब कि इसमें कुछ ऐसा जीन इंजेक्ट कर दिया गया है जिस कारण इसमें कुछ ऐसा गुण आ चुका है। तो इसमें जो गुण आया है जिसको हम लोग इसमें समृद्ध है वो बीटा कैरोटीन पाया जाता है। तो इसमें कौन सा गुण पाया जाता है, तो सुनहरा धान का अगर बात करते हैं तो इसमें जो पाया जाता है बीटा, इसको बी कैरोटीन के नाम से जानते हैं। इसमें बी कैरोटीन का मात्रा पाया जाता है, बी कैरोटीन होता है। बी कैरोटीन होने के कारण, तो बी कैरोटीन में ही क्या पाया जाता है, तो बी कैरोटीन में बेसिकली इसमें कुछ पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट मतलब कोई इसके कारण उसका कलर अच्छा दिखता है। इसमें क्या होता है, कुछ पिगमेंट पाया जाता है। बी कैरोटीन होने के कारण इसका कुछ पिगमेंट होता है, पिगमेंट है, तथा इसमें विटामिन ए होता है। तथा इसमें क्या पाया जाता है,
विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में मिल पाता है, विटामिन ए की मात्रा होता है ए की मात्रा होता है। तो सुनहरा धान में बी कैरोटीन होने के कारण इसमें पिगमेंट भी पाया जाता है, मतलब इसका कुछ कलर, सुनहरा कलर एक दिखता है, और साथ साथ इसमें विटामिन ए की कमी को ये दूर करता है, विटामिन ए इसमें पाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन अभिव्यक्ति का बात किया जाए कि जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किसके स्तर पर होता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि जीन अभिव्यक्ति होता क्या है। तो अगर जीन अभिव्यक्ति का बात करते हैं तो बेसिकली जीन अभिव्यक्ति एक ऐसा जैविक प्रक्रिया होता है जिसमें ये डीएनए से प्रोटीन का स्थानांतरण की जाती है। तो जीन अभिव्यक्ति किसको कहते हैं, जब एक ऐसा प्रक्रिया है जिससे डीएनए से प्रोटीन का स्थानांतरण किया जाता है, डीएनए से प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो पहले हम सबसे पहले इसी के बारे में लिख देते हैं कि जीन अभिव्यक्ति क्या होता है। जीन अभिव्यक्ति किसको कहते हैं। बेसिकली जीन अभिव्यक्ति कहते हैं इसमें यह एक प्रक्रिया है, लिख लेते हैं, यह एक प्रक्रिया को बोला जाता है, प्रक्रिया है जिसमें डीएनए से प्रोटीन में स्थानांतरण किया जाता है, डीएनए से प्रोटीन में स्थानांतरण किया जाता है, हस्तांतरित किया जाता है। अब इस बात को ध्यान दें कि जब भी हम लोग बात करते हैं डीएनए से प्रोटीन का बनाने का, डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होता है, डीएनए से किस में बदलता है, आरएनए से, फिर आरएनए से किस में बदलता है, प्रोटीन में बदलता है। तो डीएनए से आरएनए में बदलने की प्रक्रिया को डीएनए से किसमें, डीएनए से अगर हम लोग बात करते हैं आरएनए में, तो डीएनए से आरएनए में जो बदलने की प्रक्रिया होता है उसको प्रतिलेखन के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिलेखन के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में भी बोला जाता है, तो इसको ट्रांसक्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं हम लोग, इसको ट्रांसक्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं। यही जब डीएनए से किसमें बदलता है, तो डीएनए से प्रोटीन में बदलता है, किसमें, डीएनए से प्रोटीन में बदलता है। तो डीएनए से प्रोटीन में बदलने की जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग अनुवादन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुवादन कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो कुछ में भी नाम लिखा हुआ हो सकता है, ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। कि पहले भी शायद ये सब चीज़ें डिस्कस किए थे, तो उसको हम ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। तो जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने में ये दोनों आ जाता है, प्रतिलेखन भी आ जाता है, अनुवादन भी हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछा है कि आरएनए के किस रूप से संरचना त्रिवर्णित जैसी होती है। तो इसमें किस रूप से संरचना त्रिवर्णित जैसी होती है, तो टी आरएनए के कारण होता है। किसके कारण होता है, टी आरएनए के कारण ऐसा होता है। देखो टी आरएनए में त्रिवर्णित इसको क्यों बोला जाता है, तो ये पहला काम क्या होता है कि जो आरएनए है वो अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने में मदद करता है। जो आरएनए होता है, हमको पता है कि टी आरएनए का काम क्या होता है, तो टी आरएनए का काम होता है कि जो अमीनो एसिड होता है, जो अमीनो अम्ल होता है, तो हम लोग पढ़ते 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होता है, और वही 20 प्रकार के जब प्रोटीन का संरचना बनाया जाता है तो वही 20 प्रकार का अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाना रहता है, कोशिका के अंदर राइबोसोम तक पहुंचाना रहता है। और राइबोसोम तक पहुंचाने का जो काम करता है, कार्य करता है, वो कौन करता है, टी आरएनए करता है। कौन करता है, टी आरएनए करता है। और टी आरएनए का 3 पेटी होता है, टी आरएनए का 3 पेटी होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला ये बात याद रखना है कि टी आरएनए जो होता है
टीआरएनए का काम क्या होता है? तो टीआरएनए का काम होता है अमीनो अम्ल को अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाता है। राइबोसोम तक पहुंचाता है। तो ये क्या काम करता है टीआरएनए? तो अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाता है। अब ये जो टीआरएनए होता है इसका 3 पेटी होता है। क्या होता है? टीआरएनए के पास 3 पेटी होता है, इसलिए इसका नाम हम लोग क्या देते हैं? त्रिवर्णी कहते हैं। इसीलिए इसको टीआरएनए को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिवर्णी कहते हैं। जो पहला होता है इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टर पेटी। इसका जो दूसरा होता है वो होता है एंटीकोडॉन पेटी। तीसरा जो होता है वो होता है डिहाइड्रो यूरिडाइल पेटी। ये 3 प्रकार की पेटी इसमें पाया जाता है टीआरएनए में। तीनों का काम अलग अलग होता है, तो इसी कारण इसको हम लोग त्रिवर्णी जैसी हम लोग इसको बोलते हैं। तो टीआरएनए ही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक किसके द्वारा खोजा गया था? केंद्रक प्रतिरोपण का मतलब क्या है कि किसी एक कोशिका का केंद्रक, यहाँ पर स्ट्रक्चर से दिखा देते हैं। मान लेते हैं मेरे पास 2 कोशिका है। इस कोशिका का यहाँ पर केंद्रक होगा, ठीक है। इस कोशिका का यहाँ पे केंद्रक होगा। ये कोशिका है, क्या है? कोशिका है। और यहाँ पे एक दूसरा कोशिका के दिखा देते हैं। इस दूसरा कोशिका का ये केंद्रक है। ये भी क्या है? तो कोशिका है। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो बताया जा रहा है कि एक केंद्रक को, एक कोशिका के केंद्रक को दूसरे कोशिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। यह तकनीक किसके द्वारा खोजा गया था? तो ये तकनीक को खोज करने वाला जो इंसान था वो कौन था? तो ब्रिग्स था। कौन था? तो ब्रिग्स ने ये खोज निकाले थे कि एक कोशिका का जो केंद्रक होता है उसको दूसरा कोशिका के केंद्रक में स्थानांतरित किया जा सकता है। और ये किसके द्वारा खोजा गया था? तो ब्रिग्स के द्वारा खोजा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछा जा रहा है डीएनए तथा आरएनए समान होता है, तो किस कारण से डीएनए और आरएनए में समानता देखने को मिलता है? किस कारण से डीएनए और आरएनए में समानता देखने को मिलता है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ द्विगुणन के सक्षम होने के नाते। अब ये द्विगुणन की ऐसा तो नहीं होता, द्विगुणन का क्षमता तो ऐसा कुछ इसमें नहीं है। समान शर्करा भी समान नहीं होता है। एक में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है, एक में राइबोज शर्करा पाया जाता है। शर्करा भी दोनों में समान नहीं होता है। न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होने, अब दोनों में न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। न्यूक्लियोटाइड का मतलब इसमें 3 पदार्थ आता है, शर्करा आता है, फॉस्फेट समूह आता है और नाइट्रोजनी क्षार आता है। इसी का क्या होता है? इसी को हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। इसी का श्रृंखला जुड़ते जाता है, बहुलक जुड़ते जाता है आपस में। उसी से डीएनए का भी निर्माण होता है, आरएनए का भी निर्माण होता है। तो ये एक प्रकार क्या है? दोनों में समानता है। अब बात किया जा रहा है कि समान पिरामिडीन क्षार होते हैं। पिरामिड, अब देखो क्षार दोनों में हम लोग पढ़ चुके हैं कि डीएनए में और आरएनए में जो क्षार होता है वो अलग अलग होता है, समान नहीं होता है। तो इसके चलते समानता हम लोग नहीं देखते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसलिए दोनों में न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, आरएनए में भी और डीएनए में भी।
अभी ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, साफ साफ लिखा है प्रथम स्तनपायी, जो प्रथम स्तनधारी जीव है वो कौन सा युग में देखा गया था। सबसे पहले प्रथम स्तनधारी जीव को कब जिक्र आया हुआ है, तो ये इतिहास का काल दिया हुआ है। पर्मिनियन काल होता है, त्रिएशिक काल होता है, तृतीयक काल होता है, ये काल का नाम दिया हुआ है। तो प्रथम स्तनपायी का बात करते हैं तो ये किस काल में देखा गया था, त्रिएशिक काल में देखा गया था। तो इसको याद रखने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा लोग, त्रिएशिक काल में इसको देखा गया था। चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो बात किया जा रहा है, सैटेलाइट डीएनए का उपयोग। देखिए सैटेलाइट जो डीएनए होता है उसका कुछ उपयोग किया जाता है। सैटेलाइट डीएनए का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं ये जानना है। बेसिकली ये फॉरेंसिक विज्ञान में यूज होता है। सैटेलाइट जो डीएनए का इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ पे यूज किया जाता है, तो फॉरेंसिक विज्ञान में यूज किया जाता है। फॉरेंसिक मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल, व्यक्तिगत जांच पड़ताल का पता करना रहता है, या कोई कहीं पर खून वगैरह हो जाता है तो वहाँ पे पता करना रहता है, तो उसके डीएनए से पता किया जाता है कि ये कौन इसका अपराधी है। ये सब क्या होता है, फॉरेंसिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। ये कौन काम करता है, सैटेलाइट डीएनए का ही उपयोग इसमें किया जाता है। ये व्यक्तिगत पहचान करने के लिए, कि ये व्यक्तिगत पहचान करने का मतलब ये किसके बेटे हैं, किसका अगर पता करना है कि यह किसके बायोलॉजिकली किसके बच्चे हैं, तो उसमें हम लोग सैटेलाइट डीएनए का इस्तेमाल करते हैं। ये फॉरेंसिक विज्ञान में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अपराध की जांच करने के लिए, कोई अपराधी है खून करके चला गया, उसका वहाँ पे किसी प्रकार का कोई चीज़ छूट जाता है, बाल टूट के गिर जाता है, तो उसके डीएनए से पहचान किया जा सकता है ये बाल किसका है। ये सब के सब फॉरेंसिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख डालते हैं। सैटेलाइट डीएनए फॉरेंसिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, और ये किसका पहचान करता है, तो ये व्यक्तिगत का पहचान करता है। व्यक्तिगत पहचान करता है इंसान का। यह और कहाँ पे किसका पहचान करता है, तो अपराध का पहचान करता है, अपराध की जांच करता है। ये सब कुछ पॉइंट है, ध्यान में रखना है। पैतृक पहचान, पैतृक मतलब कि माता पिता का पहचान कराता है, किसके माता पिता कौन है, पैतृक पहचान भी कराता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ध्यान में रखना है। बात है अगला क्वेश्चन पे। आगे बात किया जा रहा है कि विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। सबको पता है कि जो विभिन्नताएं आती है अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही आता है। अर्धसूत्री विभाजन जो आधा विभाजित होके उसके बच्चे में चला जाता है, आधा गुण उसके बच्चे में चला जाता है, जिसके कारण ये विभिन्नताएं देखने को मिलता है। अगर पूरा गुण जाता तो ये विभिन्नताएं देखने को, आधा गुण किसी और का आता है, आधा गुण किसी और का आता है, इस कारण से विभिन्नताएं देखने को मिलता है। तो अर्धसूत्री के कारण विभिन्नताएं देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर बात करें विनिमय के कारण, विनिमय का मतलब होता है क्रॉस कराना। तो ये क्या होता है, ये दिखाई देकर आदमी क्रॉस कराता है कि इसके साथ इसका क्रॉस कराएंगे तो इसमें दोनों का गुण आएगा, जिसके कारण हम लोग को लाभदायक चीज़ देखने को मिलेगा। जैसे इसका बहुत बार एग्जाम्पल हम देते हैं कि आम, एक खट्टा आम है जिसका फल बहुत ज़्यादा मात्रा में उगता है, और मीठा आम है जिसका फल बहुत कम मात्रा में उगता है। तो ये दोनों, हम दोनों के कारण जान रहे हैं, दोनों के बीच में क्या करा दे, क्रॉस करा दे, उसको मतलब विनिमय के नाम से जानते हैं। जिससे हो सकता है जो फल का अब निर्माण हो, जिससे अब पेड़ का एक निर्माण हो, जिसका हो सकता है कि मीठा भी हो जाए और साथ साथ क्या हो जाए कि ज़्यादा मात्रा में फलना भी शुरू कर दे, ऐसा चांसेस बनता है। तो उसको हम लोग क्रॉस विनिमय के नाम से जानते हैं। क्रॉस मतलब बोलते हैं विनिमय, हम लोग बोलते हैं। एक स्वतंत्र संकलन के कारण, स्वतंत्र संलग्न मतलब इसमें हम लोग देखते नहीं है, ऑटोमेटिक क्या होता है उसमें दोनों का गुण कुछ ना कुछ नज़र आ जाता है। तो ये हम लोग खुद से नहीं कराते हैं, ये अपने आप प्राकृतिक के द्वारा होता है, तो उसको स्वतंत्र संलग्न के कारण बोलते हैं। तो ये दोनों के कारण होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन रहेगा और ये भी क्वेश्चन जो है याद रखने वाला ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें दिया हुआ कि मानव अभ्यारण्य अवस्थित है। तो मानव एक अभ्यारण्य का नाम है, वो किस जगह पे है बस बताना है। तो ये सिंपल चीज़ है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो साफ साफ है कि ये चीज़ याद रखने वाला चीज़ है कि मानव अभ्यारण्य किस जगह पर स्थित है। तो असम में है, याद रखना है कौन सा जगह पे है, तो असम में है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के सेशन बायोलॉजी का यहीं तक हम लोग रन देते हैं। 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए, फिर अगले क्लास में हम कुछ क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं।